नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से डीके शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई नियमित रूप से चल रही होगी, क्योंकि आपकी क्लासेस, आपकी कक्षाएं नियमित रूप से शुरू हो चुकी हैं और अब आप रेगुलर एक रूटीन के अकॉर्डिंग क्लासेस कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग यहां पर सोशल साइंस सब्जेक्ट में सामाजिक विज्ञान विषय में अब तक दो सेगमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। एक इतिहास पढ़ना आप शुरू कर चुके हैं और एक भूगोल। अब मैं अगर इतिहास की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, तो हिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम हम लोगों को फॉलो करना है, जो सिलेबस हमें फॉलो करना है, उस क्रम में आज हम लोग तीसरे अध्याय पर हैं। पूरे इतिहास के पाठ्यक्रम को हमने क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी के बेस पर डिजाइन किया, जिसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया को फोकस करती है, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आप पढ़ रहे हैं। क्लास 7th वाली एनसीईआरटी जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वो मेडिवल पार्ट होगा, यानी मध्यकालीन कालखंड होगा। और फिर जब आप क्लास 8 की एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होगी, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास होगा। तो आपके इतिहास के पाठ्यक्रम को आपके परीक्षा के अनुरूप ही मैंने 3 खंडों में बांट रखा है, जिसमें से पहला पार्ट आपका प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। ये पूरे इतिहास का पाठ्यक्रम है। इतिहास को हम कालखंडों के नजरिए से इसी 3 समूह में रखते हैं, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। तो अभी आप प्राचीन कालखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी क्लास 6 की एनसीईआरटी। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो शीर्षक है हमारे अतीत, जैसा कि आप यहां बुक भी सामने देख रहे हैं, हमारे अतीत एक नाम से आपको यहां पर प्राचीन इतिहास की ये पाठ्य पुस्तक दिखेगी एनसीईआरटी में। ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है जो विद्यालय स्तर पर, यानी स्कूल लेवल पर बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो कक्षा 6 के बच्चे इतिहास के पाठ्यक्रम में इसी पाठ्य पुस्तक का अनुसरण करते हैं और आपकी परीक्षा में भी इसी पाठ्यक्रम का अनुसरण किया गया। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने इतिहास में सबसे पहले क्लास 6 की टेक्स्ट बुक से शुरुआत की है और इस क्रम में आज हम लोग एक नए अध्याय पर आ रहे हैं और यह नया अध्याय है आरंभिक नगर, यानी इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 3 पढ़ने जा रहे हैं, इन द अर्लीस्ट सिटीज, यानी आरंभिक नगर की बात होगी। तो सबसे पहले तो अपने अध्याय पर आप नजर डालिए, यानी अध्याय 3 आरंभिक नगर, चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज, और इसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा, यानी पहला लेक्चर आज हम लोग इस पर शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं इस अध्याय पर बात करूं उससे पहले थोड़ा सा एक बात आपको दोबारा दोहराव में बता देता हूं, रिपीटेशन में, कि अभी पीछे जो हम लोग अध्याय पढ़ रहे थे, अगर उसका क्रम देखा जाए तो सबसे पहला अध्याय था कि इतिहास क्या है और इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलता, अतीत के बारे में हम जानते कैसे, पहला अध्याय इसी पर फोकस था। फिर आपने दूसरा अध्याय पढ़ा कि आरंभिक मानव जीवन कैसा था, अर्ली मैन की लाइफ क्या थी और किस तरह से आखिर तक खाद्य संग्राहक जीवन से यात्रा शुरू हुई और वो खाद्य उत्पादक बनने तक की कहानी थी, यानी फूड गैदरिंग, हंटिंग से लेकर के फूड प्रोड्यूसर बनने तक की स्टोरी, ये पिछला अध्याय था, जिसे हम पाषाण काल या भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृति कहते हैं। तो अब एक रोचक जानकारी आपके सामने आ रही है कि किस तरह से मानव ने धातु का उपयोग करना सीखा, फिर ग्रामीण संस्कृतियों का विकास हुआ और गांव से शहर की तरफ अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बात हो रही आरंभिक नगरों की, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जब नगर अस्तित्व में आए, अब उसकी कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस अध्याय में आप बेसिकली जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी मैं एक रूपरेखा सामने रखूंगा और फिर इसके बाद हम लोग उसी क्रम में चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसकी रूपरेखा, उसकी ड्राफ्टिंग आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आप चीजों को समझ सके। तो आपके टॉपिक का जो यहां नाम आप देख रहे हैं, क्या लिखा है, इन द अर्लीस्ट सिटीज, यानी आरंभिक नगर।
तो आरंभिक नगर जो आपके अध्याय का नाम है, इसको मैं अगर कुछ अन्य नाम देना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका एक अन्य नाम हो सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर इसके बाद इसी को हम यहां पर एक अन्य नाम भी दे सकते हैं, वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग नामों का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर आप इतना जान लीजिए कि आप जो नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता भी इसे नाम दिया जाता है जो इसका नया नामकरण है। तो आरंभिक नगर यहां पर आपके अध्याय का नाम लिखा और मैंने नया नाम क्यों लिख दिया? दरअसल हम जब भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार नगरों का अस्तित्व एक सभ्यता या एक संस्कृति में दिखाई देता, और उस सभ्यता का एक नामकरण किया गया, उस संस्कृति को एक नाम दिया गया, उसको सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया है। इसलिए हम इस अध्याय को यह नाम दे सकते हैं। बेसिकली हम सब सिटी की ही बात करने जा रहे हैं, अर्लीस्ट सिटी की बात करने जा रहे हैं, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जब सिटी का ओरिजिन होता है, नगरों का अस्तित्व होता है, नगरों का उद्भव शुरू होता है, यानी गांव से नगर के विकास की कहानी अब शुरू होती है, तो पहली बार नगरीय जीवन या नगरों का प्रमाण भारत में इसी सभ्यता या संस्कृति में मिला। इसीलिए इस आरंभिक नगर को हम जिस सभ्यता या संस्कृति से जोड़ते हैं, जिस सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं, उसको नाम ही दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। इसलिए मैंने यहां पर इस अध्याय के लिए इन नामों का भी प्रयोग किया। अब मैं एक चीज और स्पष्ट करूं कि इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, जरा इसको देखा जाए। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप यहां पर सबसे पहले ये जाने इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। सभ्यता का नामकरण, इसका नामकरण कैसे हुआ, यानी नेमिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस सभ्यता का काल क्रम क्या है, यानी कब की यह सभ्यता है। एक संक्षिप्त जानकारी इस पर भी लेंगे, यानी टाइम पीरियड की बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे इस सभ्यता का उदय किस पृष्ठभूमि में हुआ, यानी बैकग्राउंड, कैसे यह सभ्यता प्रकट हुई।
फिर इसके बाद हम बात करेंगे इस सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चला, सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो आज हम लोग मुख्यतः इन्हीं तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे, इन्हीं अवधारणाओं पर बात करेंगे और फिर आगे इसी क्रम में बात होगी। तो आज सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इसका नामकरण कैसे हुआ, क्या क्या इसके लिए नाम प्रयुक्त होता है और इसका नामकरण कैसे तय हुआ। फिर इसके साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका समय लगभग क्या माना जाए, टाइम पीरियड क्या माना जाए, और फिर इसके साथ साथ यहां पर सभ्यता का उदय किस पृष्ठभूमि पर हुआ, यानी वो बैकग्राउंड क्या था जहां से ये नगरीय सभ्यता प्रकट हुई। कोई ना कोई तो घटनाक्रम रहा होगा, कोई ना कोई तो बात रही होगी कि अचानक गांव से शहर में कैसे तब्दील हुआ जीवन। तो इस पर बात करेंगे और फिर इस सभ्यता के बारे में हमें पता कब चला, कैसे चला, और इसके बाद यहां पर हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें इस अध्याय में सीखेंगे। तो चलिए आज कम से कम इन बिंदुओं पर चर्चा की जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सभ्यता के नामकरण से। लेकिन मैं सभ्यता का नामकरण आपको बताऊं कि इसका नेमिंग कैसे डिसाइड हुआ, उससे पहले यह जानना है कि आखिर हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए हम सभ्यता या संस्कृति शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, यानी हम सिविलाइजेशन टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, कल्चर क्यों इसे कह रहे हैं। तो जब आप किसी भी सभ्यता या संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के जीवन का एक भौतिक पक्ष होता है, यानी उसकी एक फिजिकल लाइफ होती है जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम सभ्यता कहते हैं, और इसके साथ साथ यहां पर उसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है, यानी उसकी एक स्पिरिचुअल लाइफ भी होती है जिसको संस्कृतियों से जोड़ा जाता है, कल्चर से जोड़ा जाता है। यानी आप ऐसे समझिए कि मनुष्य का जो समाज है, जो सोसाइटी है, ये समय के साथ साथ रहने के ढंग में बदलाव करती रही, उसके जीवन की पद्धति में बदलाव आता रहा। वो चाहे आप कह ले कि आप यहां पर उसके सामाजिक जीवन में बदलाव देखें, चाहे उसके आर्थिक जीवन में बदलाव देखें, चाहे उसके धार्मिक जीवन में बदलाव देखें, चाहे उसके राजनीतिक जीवन में बदलाव देखें। यानी एक समय समाज में अगर आप देखें तो पुरुषों और महिलाओं की स्थिति कुछ और थी और आज के समाज से आप तुलना करें तो स्थिति कुछ और दिखेगी। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक समय पुरुष प्रधान समाज था और आज पुरुष प्रधान समाज अगर है भी तो महिलाओं की स्थिति पहली जैसी दयनीय नहीं है, बल्कि इसमें बदलाव है। तो समय के साथ इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला। जैसे आप जिस सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि शायद इनका समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी मैट्रियोरिकल सोसाइटी थी। तो मैट्रियोरिकल का मतलब जहां महिलाएं डोमिनेट करती थी, जहां महिलाओं का समाज में वर्चस्व था, क्योंकि मदर गॉडेस की बहुत ज्यादा वर्शिप होने का एविडेंस मिला। मातृ देवी की उपासना ये लोग ज्यादा करते थे, महिलाओं की यानी समाज में बड़ी सम्मानीय स्थिति रही होगी। तो मैं सिर्फ अभी ये बताना चाहता हूं कि जब हम सभ्यता या संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम उस समय के समाज की बात करते हैं कि उस समय का समाज कैसा रहा होगा, इनका खान पान कैसा रहा होगा, किस तरह के त्योहार मनाते रहे होंगे, कैसे कपड़े पहनते रहे होंगे, इनकी आर्थिक जीवन शैली कैसी रही होगी, ये किस तरह के कस्टम में बिलीफ रखते थे, रीति रिवाज को मानते थे, कौन से भगवान की पूजा करते थे। इन सब बातों का जो अध्ययन है यही कहलाता है सभ्यता या संस्कृति। वो किसी भी समय हो सकता है, जैसे आज के समय की भी अपनी सभ्यता और संस्कृति है। कई बार आप बोलते नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर, तो वेस्टर्न कल्चर कई बार आप कपड़े भी पहनते हैं तो कहते हैं भाई वेस्टर्न पैटर्न वाला कपड़ा हमें दिखाइए। तो वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, ये सब कहने का मतलब हमारे जीवन जीने के ढंग कैसे है इसके आधार पर यह तय किया जाता है। तो जब हम इस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम ये जानेंगे, कुल मिलाकर हम ये सीखेंगे कि इस समय के लोग किस तरह का सामाजिक जीवन जीते थे, किस तरह का राजनीतिक व्यवहार था, किस तरह का आर्थिक जीवन था और किस तरह के धर्म में विश्वास करते थे। तो जो प्रमाण उपलब्ध होगा उन प्रमाणों से ही बात होगी कि इनका जीवन ऐसा था।
तो ओवरऑल ये समझ गए। अब मैं आगे बात करूं इसके नामकरण की, कि आखिर इसका नाम कैसे तय किया गया या ये नाम देने के पीछे क्या कारण है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साधारण तौर पर अगर देखा जाए तो आज के समय में इसके लिए जो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यानी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे पॉपुलर नेम इसे दिया गया वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। फिर एक दूसरा नाम भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इसके लिए एक और लोकप्रिय नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर इसके साथ साथ इसके लिए एक अन्य नाम भी प्रयुक्त होता है जो इससे मिलता जुलता नाम है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब बात यही नहीं समाप्त हो जाती है, बल्कि आप देखेंगे कुछ और भी नाम हैं, जैसे इसमें आप एक नाम और जोड़ दीजिए, इसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। फिर इसके साथ साथ एक अन्य नाम भी इसके लिए प्रयुक्त होता है, इसे कहते हैं आद्य युगीन सभ्यता। आद्य युगीन सभ्यता, प्रोटो एज सिविलाइजेशन। फिर इसके साथ साथ इसे एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अब यहां पर प्रथम नगरीय की जगह पर चाहे आरंभिक नगर लिखा रहे, आरंभिक नगर लिखा रहे, और चाहे यहां पर नगरीकरण लिखा रहे कि प्रथम
नगरीकरण या प्रथम नगरीय क्रांति लिखा है। कई तरह के नामों का प्रयोग किया जाता है, यानी चाहे अर्लीस्ट सिटी लिखा रहे, या चाहे फर्स्ट अर्बनाइजेशन लिखा रहे, और या फिर चाहे फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन लिखा रहे। तो ये तो तथ्यात्मक जानकारी हो गई कि हम इस सभ्यता के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि आखिर ये अलग अलग नाम क्यों? हर नाम के पीछे कोई ना कोई आधार है, तो आखिर इस नामकरण का आधार क्या? क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जा रहा है, या क्यों इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया? तो हर एक नाम के पीछे कुछ पृष्ठभूमि है, जरा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया, इसके पीछे एक कारण। अब क्या कारण है, जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं। इस सभ्यता का खोजा गया पहला नगर हड़प्पा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले ब्रैकेट में लिख सकते हैं अब साहिवाल जिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो इस सभ्यता का जो खोजा गया पहला नगर था, बेसिकली ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। दरअसल यहां है नहीं, यहां था करिए, पास्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आप नोटिस कर सकते हैं कि इस नामकरण के पीछे मुख्य वजह कहीं ना कहीं यही थी कि इसका खोजा गया पहला नगर हड़प्पा था। यानी इसमें आपको इस प्रश्न का जवाब इस लाइन से मिल रहा है कि इसे क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यही खोजा गया पहला नगर है जहां से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिल रही है। तो आप यहां पर इस प्रश्न का जवाब इसी लाइन से दे सकते हैं। अब यह बात अलग है कि इसमें कुछ अन्य जानकारी भी दी गई है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम है, लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाए इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो जहां से इस सभ्यता के बारे में हमें पता चला वो जगह हड़प्पा थी। अब एक बात और है कि हो सकता हमें कहीं और से अगर इसका पता चलता, मान लीजिए वो जगह कालीबंगा होती, राजस्थान के राज्य क्षेत्र में पड़ने वाला एक नगर कालीबंगा, अगर वहां सबसे पहले इस सभ्यता का प्रकाश आया होता तो हम हो सकता है इसे कालीबंगन सभ्यता कह देते। तो इसका मतलब यहां पर जहां से इसके बारे में हमें शुरुआत मिलती है, यह नहीं कहा जा रहा है
कि ये सभ्यता यहीं से फली फूली। हो सकता है कोई और जगह रही हो, जैसे मोहनजोदाड़ो भी मिला, हड़प्पा की तरह वो भी बड़ा महत्वपूर्ण जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कम से कम प्रमाण यहीं से मिलता है। और ऐसा लगता भी है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही शायद इस सभ्यता के केंद्रीय नगर थे, सेंट्रल टाउन थे, जहां से आप इसकी पहचान देखते हैं। जैसे आज अगर हिंदुस्तान की बात हो, भारत की बात हो, तो दिल्ली शहर की बात जरूर होगी, क्योंकि दिल्ली भारत की पहचान है, यानी इसका मतलब भारत की राष्ट्रीय राजधानी। अगर अमेरिका की बात होगी तो न्यूयॉर्क की बात जरूर होगी, क्योंकि न्यूयॉर्क यहां पर सबसे प्रमुख शहरों में से है, और उसकी राजधानी की बात जरूर होगी जो वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ये सब उसके प्रमुख नगर हो जाए। चीन की बात करेंगे, बीजिंग की बात जरूर होगी। तो ऐसे ही यहां पर जब हम इस सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे नगरों की बात जरूर होती है। और एक बात और खास है कि इसमें खोजा गया पहला नगर हड़प्पा है, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया। तो एक प्रश्न का जवाब आपको यह मिला, इसी को मैं थोड़ा ट्रांसलेट भी कर दे रहा हूं। Harappa was first city or site to be discovered by archaeologists presently it is located, यहां पर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो यहां है लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैंने वर्तमान की बात की। तो प्रेजेंटली इट इज लोकेटेड इन मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट, नाउ साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान। तो इसका जवाब आपको मिल गया बच्चों कि इसका नामकरण कैसे हुआ। अब बात आती है, इसका एक अन्य नाम भी मैंने आपको क्या बताया कि इसे हम यहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह रहे हैं। तो दरअसल आप ये पाएंगे कि जो ये सभ्यता का केंद्र है, इस सिविलाइजेशन का जो सेंटर है, वो आप देखें तो सिंध और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई, यानी सभ्यता का विस्तार। सभ्यता का विस्तार जब हम देखते हैं, तो जब सिविलाइजेशन का हम एक्सटेंट देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ये सिंध और उसके सहायक नदियों के आसपास है, सहायक नदियों के आसपास है। यानी इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखिए, सहायक नदियों का मतलब यह है कि जो मुख्य नदी में आकर अन्य नदियां मिलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम यहां पर बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे कि झेलम है,
जैसे कि रावी है, जैसे कि ब्यास है, जैसे कि चेनाब है, ठीक है, या जैसे सतलुज है। तो ये क्या है, यहां पर इसकी सहायक नदियां। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जैसे इसका प्रमुख शहर हड़प्पा, अब हड़प्पा मैंने क्या बताया, रावी नदी के किनारे। ऐसे आप मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप पाएंगे कि ये सिंधु नदी के किनारे है। या इसी तरीके से एक नगर इसका मिला, मान लीजिए चन्हूदड़ो, ये भी एक साइट है इसकी। चन्हूदड़ो भी कहां है, सिंधु नदी के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे। या फिर इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर कुछ ऐसे स्थल मिले जो चिनाब नदी के किनारे थे, जैसे मांडा एक स्थल मिला है जो चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। तो मांडा भी इसी समय का एक पूरा स्थल है जो चिनाब रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। तो मैंने कुछ के नाम आपके सामने रखे जिससे बता सकूं कि सिंध और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही ये फैला था। तो चूंकि जो इसका केंद्रीय भाग था, जो इसका सेंट्रल पार्ट था, केंद्रीय भाग का मतलब यह होता है कि इसका फैलाव तो बहुत दूर तक हो सकता है, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र है वो अगर सिंधु नदी या उसके आसपास के इलाकों में है तो वो घाटी का इलाका हो गया, सिंधु घाटी का इलाका। और चूंकि इसका केंद्रीय भाग सिंधु घाटी में अवस्थित है तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिया। यानी इससे एक बात स्पष्ट है कि इस सभ्यता के लिए मुख्य नदी कौन सी थी, सिंधु नदी। सिंधु और उसके आसपास ही यह सभ्यता फली फूली, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता नामकरण कर दिया गया। यानी इस सभ्यता के लोगों का जीवन का आधार भी सिंधु नदी थी। वही सिंधु नदी इनके कृषि जीवन के लिए, इनके आर्थिक जीवन के लिए एक आधार का काम करती थी। तो ये लोग सिंधु घाटी में ही बसे हुए थे और यहीं से ये आगे फैलते चले गए, इसलिए इसका नामकरण हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता। तो नामकरण के पीछे का भी इतिहास या कारण समझिए। अब एक अन्य नाम जरा लेते हैं। एक नाम आपने और क्या देखा इसके लिए प्रयुक्त होता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो आप ये पाएंगे कि यहां पर जो ये सभ्यता है बेसिकली, इसका विस्तार एक तरफ तो जाता है, एक तरफ आप देखेंगे इसका विस्तार जाता है सिंध और उसकी सहायक नदियों की ओर। सिंधु यानी इंडस, ठीक। तो इंडस नदी आप जानते ही हैं कि किस तरीके से मानसरोवर के पास से तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के क्षेत्र से, और फिर लद्दाख कश्मीर से होते हुए अरब सागर की ओर यानी पाकिस्तान की ओर जाती है। और दूसरी तरफ ऐसा माना जाता है कि जो गंगा और यमुना का प्रवाह है, यहीं पर एक नदी और निकलती थी और वो आगे जाकर प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के आज के प्रयागराज जिले में गंगा में मिलती है यमुना की तरह। तो इस नदी को नाम दिया सरस्वती। इस सरस्वती की पहचान घग्गर हाकरा से की जाती है। घग्गर हाकरा क्षेत्र है नदी का, इससे माना जाता है कि यह प्राचीन सरस्वती का ही क्षेत्र है। हालांकि इस पर बड़ा विवाद है, बहुत सारे भूवैज्ञानिक है कहते हैं ऐसी कोई नदी थी ही नहीं, लेकिन ऐसा भी एक वर्ग है जो कहता है सरस्वती विलुप्त हो गई, यानी ये डिसअपियर हो गई है, लेकिन बहुत पहले प्राचीन काल में थी, क्योंकि इसका जिक्र वेदों में भी हुआ। तो सरस्वती नदी आप कह सकते हैं इसकी पूर्वी सीमा थी, यानी ईस्ट का ये साइड, और ये इसकी पश्चिमी सीमा थी। तो सरस्वती एक तरफ आपको दिखाई दे रही है जो हिमालयन क्षेत्र से ही निकल रही, और एक तरफ आप देख रहे हिमालयन क्षेत्र से इंडस निकल रही। तो ये कहने का पर्याय यहां पर यह है कि ये जो पूरा भूभाग था, ये जो पूरा क्षेत्र था, यहीं पर यह सभ्यता फली फूली। सभ्यता का क्षेत्र या इस सिविलाइजेशन का जो क्षेत्र था वो बेसिकली यही था। और चूंकि इसकी आप देख रहे हैं पश्चिमी सीमा, इसकी जो पश्चिमी सीमा बन रही है, पश्चिमी क्षेत्र जो इसका बन रहा है वो सिंधु नदी बना रही, यानी ये वेस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न आप कह सकते हैं साइड है, और ये इसका पूर्वी सीमा है या पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न साइड है।
तो इस कारण से यहां पर कि ये चूंकि फैली हुई थी सिंध और सरस्वती के बीच में, तो इसका नामकरण भी कर दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने के पीछे क्या लॉजिक है, ये भी आप बच्चों समझ गए होंगे। अब जरा एक अन्य नाम पर विचार करें, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, एक अन्य नाम इसके लिए मैंने आपको बताया हम लोग और प्रयुक्त करते हैं, वो है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु, पहली धातु, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी मैंने, क्या थी, तांबा। यानी फर्स्ट मेटल to be used by human या अर्ली मैन, तो क्या आंसर होगा, कॉपर। अब देखिए इस सभ्यता के लोगों ने क्या किया, इसमें एक इन्वेंशन किया। क्या डेवलपमेंट आया, तो इन लोगों ने तांबा में एक नई धातु मिलाई, टिन। कहा जाता है अफगानिस्तान से लोग टिन लाते थे। अब ये तांबा जो है वो राजस्थान में खेतड़ी की खान से निकाला जाता था, इसका प्रमाण मिला। राजस्थान में खेतड़ी एक जगह है, वहां की खान से माइनिंग करके लोग कॉपर निकालते थे और अफगानिस्तान से टिन लाते थे। तांबा और टिन को मिलाकर, दोनों के एलॉय को मिक्स करके इन्होंने एक नई धातु का आविष्कार किया, कांस्य का। कांस्य का आविष्कार यानी क्या किया, मिश्र धातुओं को मिलाया, एक तरफ कॉपर में इन्होंने टिन को मिक्स किया और इसके रिजल्टेंट इन्होंने ब्रोंज मेटल इन्वेंट किया। तो चूंकि ये इन्वेंटर हैं किसके, ब्रोंज के, इन्होंने इन्वेंट किया, इन्होंने इसका आविष्कार किया, इस कारण से इसे नाम दे दिया गया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, यानी ब्रोंज का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो आपने पढ़ा था कि जब स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे तो उसे स्टोन एज कहा गया। जब यहां पर कॉपर के टूल्स बनने लगे, स्टोन और कॉपर दोनों का यूज होने लगा, तो उसे चैल्कोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल कहा गया। और जब यहां पर अब कॉपर में टिन मिलाकर एक नया मेटल आ गया, ब्रोंज के उपकरण बनने लगे, ब्रोंज के स्कल्पचर बनने लगे, ब्रोंज के पॉट्स बनने लगे, तो इसे कहा गया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। बाकी नगरीकरण क्यों कहा गया, क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता थी। तो ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। This was first urban civilization in the Indian subcontinent. तो जब पहली नगरीय सभ्यता है तो इसीलिए इसे आरंभिक नगर कह रहे हैं, अर्लीस्ट सिटी। पहली बार नगरों का विकास यही से होता। इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, क्योंकि
ये अपने आप में बहुत अनोखी बात है कि इतने पुराने जमाने के लोग और इतने बेहतरीन नगर बनाना जानते थे, इतने बेहतरीन टाउनशिप इनकी थी, नगर नियोजन इनके बेहतर थे। इन सब बातों पर हम लोग आगे भी बात करने वाले। तो उम्मीद करता हूं बच्चों की नामकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक हिस्सा इसमें और बचा है कि आखिर इसे आद्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। आद्ययुगीन सभ्यता यानी इसे प्रोटो एज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। देखिए, इसके पीछे भी एक लॉजिक। क्या लॉजिक है? मैंने आपसे कहा था कि यदि अतीत की जानकारी केवल पुरातत्व पर निर्भर हो तो उसे कहते हैं प्राक इतिहास। जो आप पिछला अध्याय पढ़ रहे थे, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, और इसे कह रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री। ये आद्य इतिहास है। ये आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देखें तो पुरातत्व भी है, यानी आर्कियोलॉजी भी है, और इसके साथ साथ यहां पर लिखित विवरण भी है। लिखित विवरण भी है, यानी रिटन अकाउंट्स भी हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इनके जो लेख मिले हैं उसमें लिपि जो प्रयुक्त की गई है, लिपि आपको मैंने बताया ही था, स्क्रिप्ट का मतलब होता है अक्षर जो जिससे हम लिखते हैं। इनकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर्ड नहीं है, यानी कि पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं जा सकी है। इसे कहते हैं अनडिसाइफर्ड। ये अनडिसाइफर्ड है। तो डेसिफर्ड ना होने का मतलब कि हम इसे रीड नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट इनकी पिक्टोग्राफिकल चित्राक्षर लिपि का प्रयोग किया, ये आगे बताने वाला हूं। लेकिन जब लिखित कोई चीज, जैसे मोहरों पर इनके लेख मिले, सील्स मिली है जिस पर इनकी लिपियां, लेकिन जब हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो पता कैसे चलेगा? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपके सामने यहां पर कुछ लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इस तरह से कुछ, और कहा बताइए क्या लिखा, तो आप कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये बंगाली स्क्रिप्ट है, मैंने बंगाली लिपि का प्रयोग किया। अगर मैं ऐसे लिखता तो आप तुरंत पढ़ देते, या मैं ऐसे लिखता तब भी आप पढ़ देते। तो ये लिपि है, ये तीन अलग अलग लिपियों का मैंने प्रयोग किया। इसे आप देवनागरी कहते हैं, इसे आप ग्रीको रोमन कहते हैं, रोमन स्क्रिप्ट है, और ये बंगाली स्क्रिप्ट है। तो तीन, एक ही चीज को मैंने तीन अलग अलग लिपि में लिखा। लिखा एक ही चीज है लेकिन ये लिपि अलग है। तो अगर आप ये और ये पढ़ना जानते थे तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं जानते थे तो आप नहीं पढ़ पाए। तो सिंधु सभ्यता की लिपि हमें मिली है, लेकिन समस्या यह है वो चित्राक्षर लिपि है, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट है, और इसीलिए उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यही कारण है कि इसे आद्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, यानी लिपि मिली लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। तो इसका मतलब हमें पुरातत्व पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है जहां से इसकी जानकारी मिल रही। तो अभी बहुत ठोस प्रमाणों पर आधारित ज्ञान नहीं, इसीलिए आज भी सिंधु सभ्यता के कई विषयों पर रहस्य बरकरार है। आज भी रहस्य बना है कि आखिर इसका पतन कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ। तो ये आपने बच्चों नामकरण के बारे में जाना। अब जरा आते हैं, एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्रम फॉलो किया था, उसी के अनुरूप मैं आगे बढ़ूंगा। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नामकरण। फिर बात करते हैं आखिर इसका कालक्रम क्या है, फिर आगे इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। तो चलिए जरा अब देखते हैं कि आखिर इसका समय क्या है या इसका कालक्रम क्या है। देखिए, आपके एनसीईआरटी के बुक में जो लिखा है प्रमाणों के आधार पर, वो कहता आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का
उदय हुआ। अब 4700 वर्ष पूर्व, यह कहने के पीछे कुछ आधार है, और इसके कालक्रम को लेकर एक बात और बता दूं कि काफी विवाद भी है, इस पर काफी डिस्प्यूट्स हैं, एक राय नहीं है, आज भी इस पर कई तरह के डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन फिर भी इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इसमें कार्बन डेटिंग पद्धति का सहारा लिया गया। कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग सिस्टम होता है। तो कार्बन डेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके, जिसे हम कहते हैं C14 मेथड, इससे हम कुछ निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का विकास शुरू होता, जन्म हुआ। तो 4700 वर्ष पूर्व का मतलब यहां पर क्या हो गया बच्चों, कि आप एक कैलकुलेशन करें, मान लेते हैं कि अभी 2022 वर्ष चल रहा, 2022 चल रहा, 2022, और अगर आप करें 4700 साल पहले, तो हम क्या करेंगे, 4700 में से जो अब तक बीत चुका है ईस्वी सन का वो समय घटा दें, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये लगभग कितना हो जाएगा। तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 2 गए 7, 6 यहां पर बचा और 2 यहां पर बचा, यानी लगभग हम कह सकते हैं 2700 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता प्रकट होती है। अराउंड 2700 बिफोर क्राइस्ट या BC। तो 2700 ईसा पूर्व चाहे कहिए और चाहे 4700 साल पहले कहिए, यानी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर यह टर्म याद रखना होगा बच्चों, बहुत अहम है कि इसका जन्म 4700 वर्ष पूर्व हुआ, या फिर इसको हो सकता है डेट बदल कर लिख दे और लिख दे 2700 BC, यानी 2700 ईसा पूर्व इस तरह से दे दे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हमने तो 4700 वर्ष पहले पढ़ा था, दोनों एक ही बात हुई, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, तो इसमें 22 साल बहुत छोटा कालखंड हुआ, अगर माइनस भी कर दे तो 2000 वर्ष और फिर इधर 2700 वर्ष दोनों जोड़ दीजिए, 4700 साल पहले की बात होगी, क्योंकि डेटिंग सिस्टम आपको समझाया भी था। तो कालक्रम के संदर्भ में ये बातें महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़े तो हड़प्पा की कहानी के बारे में ये कुछ बातें बता रहा है, जिसको एक बार आप पढ़ें। ये कहता अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, हमें कुछ पुरानी इमारत मिली है जो अतीत बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, 150 साल पहले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह घटना लगभग 1853 के आसपास की। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, यहां से कुछ ईंटें मिली थी और इसी पर आगे रिसर्च शुरू हुआ, तब जाकर के आप देखेंगे कि यहां पर हड़प्पा पुरास्थल मिलता। तो जो आधुनिक पाकिस्तान में, जो आज का पाकिस्तान है, इसमें यह अवस्थित था। इन्होंने सोचा ये एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी, ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट भी हो गई, लेकिन उस समय यह सोच ही नहीं पाए इंजीनियर कि यह कोई अतीत का सामान है, इसमें अतीत छिपा हुआ है, और इसलिए उनका ध्यान इस पर नहीं गया। लेकिन जब पुरातत्वविदों को यह जानकारी मिली तो इस पर इनका ध्यान आकर्षित हुआ। तो यहां से हड़प्पा की कहानी प्रारंभ होती। अब उसके लगभग 80 साल बाद, 80 साल यानी उसके बाद लगभग 80 साल पहले यह कह रहा है, तो 80 साल पहले का मतलब यह 1921 के आसपास की घटना, क्योंकि मैंने क्या कहा अभी 2022 चल रहा, तो अब 2000 के आसपास का कैलकुलेशन करें तो पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। 1921 में यहां पर आप देखेंगे दयाराम साहनी नाम के पुरातत्वविद थे, ये सब आगे मैं बच्चों आपको बताने वाला हूं। तो दयाराम साहनी नाम के पुरातत्वविद ने इस जगह को ढूंढ निकाला और यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक साबित हुआ।
यहां से सभ्यता प्रकाश में आई। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहां पर इस सभ्यता के कुछ बेसिक बातों को पढ़ रहे थे, और इसी के साथ चूंकि आज का समय भी समाप्त हो रहा है, तो मैं आज के लेक्चर को यहां समाप्त करने से पहले कुछ प्रश्न आपको करवाऊंगा, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसी पर और विस्तार से कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक है, हमारा फोकस एनसीईआरटी का बेस ही रहेगा, लेकिन विस्तार से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक बार प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला नगर था। तो अभी अभी क्या बताया कि इसी पहले नगर के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया, हड़प्पा सभ्यता। यानी ऑब्वियस है खोजा गया पहला नगर हड़प्पा ही था। तो ऑप्शन सी आप लगाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज हड़प्पा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। हड़प्पा का पूरा स्थल अवस्थित था, यानी जो हड़प्पन साइट मिली, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे ढूंढा, वो कहां पर लोकेट करता है। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो मैंने आपसे कहा यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, जो अब साहिवाल जिला है, उसके अंतर्गत ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। यह भी ध्यान रखिएगा, लेफ्ट बैंक पर। तो बायां तट मतलब कि लेफ्ट बैंक, क्योंकि नदी के दो तट होते हैं, दाएं और बाएं, किनारा कह सकते हैं आप। तो आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थित था, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। तो बच्चों आज आपने यहां पर सिंधु सभ्यता का परिचय प्राप्त किया। यानी आज हम लोग केवल डिस्कस कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता का परिचय। इस परिचय के अंतर्गत हमने नामकरण देखा कि इसका नामकरण कैसे हुआ, और इसके कालक्रम पर हमने बात की कि इसका समय क्या माना गया। इसी क्रम में हम लोग आगे कुछ और भी बात करने वाले हैं। नेमिंग और क्रोनोलॉजी आज समझी हमने। अगली क्लास में मैं यहां पर आप सबको, जब हम लोग अगली क्लास में बढ़ेंगे, तो यहां पर मैं आपको इसके पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी इसकी बताऊंगा। यानी आप लोग अध्याय 3 में ही, चैप्टर 3 में ही अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 2 होगा, यानी जो अगला आपका लेक्चर होगा इस पर, वो मैं लेक्चर 2 लूंगा। तो लेक्चर 2 में हम लोग मिलते हैं इस टॉपिक पर कुछ और बातें करने के लिए। तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।